आरबीआई एक्ट 1934 1 अप्रैल 1935 से लागू हुआ। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना शुरू कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये आरबीआई है, समझना ढंग से, ये आरबीआई, इसके नीचे कॉमर्शियल बैंक, कौन सी बैंक, कॉमर्शियल बैंक मान लो, एग्रीकल्चर बैंक मान लो, इसके नीचे बैंकर्स है, और इसके नीचे 135 करोड़ पब्लिक, 140, 145, 150, क्या करना है, एक्चुअल डेटा थोड़ी ले रहा है, ये कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को रुपयों की आवश्यकता होने पर आरबीआई रुपए देती है। कॉमर्शियल बैंक को रुपयों की आवश्यकता है तो एक तो पब्लिक से डिपॉजिट आती है, तो पब्लिक से डिपॉजिट जितने आए उतनी आए, और फिर अगर कम पड़ गए तो किससे लेती है, आरबीआई से। आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अरे कॉमर्शियल बैंक लेती है ना, कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से मनी लैंड करती है, ऋण लेती है, लिख देना, उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक होता है कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सेम लिख रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से, किससे, आरबीआई से बिल डिस्काउंट करवाती है, खुद के बिल लिखकर डिस्काउंट करवाती है, या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेती है, या शॉर्ट टर्म के लिए मनी उधार लेती है, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक चेक, बैंक अपना चेक देकर उधार लेती है, बिल साइन करके उधार लेती है। कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से पैसा उधार लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं, और वो की वो लाइन कॉपी पेस्ट, शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेती है उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। अब देखो, इनके पास ज्यादा डिपॉजिट आ गई, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रुपए डिपॉजिट करवाती है, कभी कभी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास रुपए डिपॉजिट करवाती है, आरबीआई थोड़ी करवाती है, सॉरी, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास मनी डिपॉजिट करवाती है, तो आरबीआई जिस रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। भाई इसने ब्याज पे लिया, इसने ब्याज पे लिया तो रेपो रेट, इसने ब्याज पर लिया तो रेपो रेट, और इसने डिपॉजिट करवाया उस पर जो ब्याज मिला उसको रिवर्स रेपो रेट। जैसे वही पब्लिक कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कराती है, उस पर पब्लिक को ब्याज मिलता है ना, सेविंग पर, उस पर। ठीक है, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रुपए डिपॉजिट करवाती है तो आरबीआई उसको ब्याज देती है, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। एक चीज सब विशेष रूप से सुन लेना, मार्केट में अगर पैसा कम करना है, मार्केट में पैसा कम करना है तो सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, मतलब बैंक आरबीआई बढ़ा देती है और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो इन रेट्स को कम कर दो। ठीक है, आगे सीआरआर वगैरह तो बता दिया था मैंने, एसएलआर सीआरआर उसमें बता दिया ना, उस वीडियो में। ठीक है, वो लाभकारी अलाभकारी विनियोग में मैंने सीआरआर एसएलआर बता दिया था।
आगे है पासबुक। क्या है पासबुक? क्या है? तो बैंक अपने ग्राहक के ट्रांजैक्शन का, बैंक अपने ग्राहक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करके ग्राहक को दे देती है। तो जिसमें वो रिकॉर्ड करती है उसे पासबुक कहते हैं। बैंक अपने ग्राहक के साथ जितने भी लेन देन हैं उनको एक बुक में एक स्टेटमेंट बनाकर दे देती है। जैसे कुछ लोग तो बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, और वो बैंक का स्टेटमेंट ही पासबुक है, जिसमें ग्राहक के साथ किए गए सारे लेन देन उसमें रिकॉर्ड होते हैं। समझ गए? और शॉर्ट कौन से, एक बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी जमा पर बैंक चेक इशू नहीं करती? तो एफडी पर चेक इशू नहीं करती। एफडी का केवल एक स्टेटमेंट दे देती है कि आपकी मैच्योरिटी अवधि इतनी है और इतने रुपए उस दिन आप आके ले जाना। चेक इशू नहीं करती एफडी पर। सावधि जमा पर चेक इशू नहीं होता, ध्यान रखना। 1949 की विशेषताएं बता रहा हूं। आरबीआई का जो बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 है, उसमें मॉनेटरी और साख नीतियों को सफल बनाना, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को सफल बनाना, और देसी बैंकर्स को संगठित बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करना। जो देसी बैंकर्स है उनको संगठित बैंकर्स के साथ क्या करना? कोऑर्डिनेट करना। ये किसका है? बैंकिंग एक्ट 1949 की दो फीचर्स है। ठीक है। बैंक के अल्पकालीन विनियोग कौन से होते हैं? बैंक के अल्पकालीन जो कम समय के लिए उधार दिए हैं, तो अल्पकालीन विनियोग में सबसे पहले तो याचना राशि हो गई, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है। दूसरा विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्रय विक्रय, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्रय विक्रय 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का क्रय विक्रय, वापस टाइम मैच्योरिटी हो जाती है। और जो आपके ट्रेजरी बिल है अथवा सरकारी हुंडियां, जो ट्रेजरी बिल है वो अल्पकालीन होते हैं, ध्यान रखना। समझ गए? ओवरड्राफ्ट को डिफाइन करो। ओवरड्राफ्ट जानते हो? कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ओवरड्राफ्ट तो आता है। बैंक में आपके रुपए जमा है 10,000 और आपने निकाल लिए 12,000, 15,000, 20,000। एक ग्राहक द्वारा बैंक में जमा राशि से अधिक धन निकलवाना बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। जमा राशि से अधिक धन निकाल लेना, और बैंक के एंगल से देते हो तो ग्राहक को जमा धन से ज्यादा धन दे देना, वो आपके अधिविकर्ष कहलाता है। ठीक है। फिर आपके बैंक अग्रिमों के 4 प्रकार बताइए। अभी पढ़ा हमने। बिलों की कटौती करती है बैंक, किस तरह से हमें एडवांस देती है? ऋण के रूप में, बिल के डिस्काउंट करके, ओवरड्राफ्ट के रूप में, और कैश क्रेडिट। 4 प्रकार बता रहा हूं। 4 प्रकार एडवांस के 4 प्रकार। पहला ओवरड्राफ्ट के रूप में देती है, दूसरा कैश क्रेडिट, थर्ड लोन, और फोर्थ बिल डिस्काउंट करके देती है। बिल डिस्काउंट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन और बिल डिस्काउंट, ये 4 आपके टाइप्स हो गए इसके। ठीक है। और आपके सरकारी प्रतिज्ञा पत्र क्या है? तो सरकार ने जो प्रतिज्ञा की, जैसे नोट हुए, जो नोट है उस पे गवर्नमेंट के गवर्नर का, जो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है। तो सरकार की प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित डॉक्यूमेंट है। सरकारी प्रतिज्ञा पत्र क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित प्रलेख है, जिस पर सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को कुछ राशि देने का, भुगतान करने का वचन होता है। सरकारी व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? प्रतिज्ञा ही करेगा कि आपको मैं दूंगा, जिसे नोट पर प्रतिज्ञा होती है, प्रोमिसरी नोट होते हैं। समझ गए? तो सरकारी प्रतिज्ञा पत्र, इसमें सरकारी व्यक्ति के लिखित पत्र पर साइन होते हैं कि इसके वाहक को या इसके आदेशित व्यक्ति को रुपए देने का वचन दिया जाता है। ठीक है।